अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप टाइम आपका बड़ा अच्छा स्पेंड हो रहा होगा और आप बड़े अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, अगर आपको याद हो तो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा पहला लेक्चर था क्लास 10th का, उसके अंदर हमने चैप्टर 18 शुरू किया था। चैप्टर 18 इसका नाम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। उसकी हमने इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था उसमें हमने एटम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश की थी। आज के लेक्चर में हम आइसोटोप्स के बारे में जानेंगे, आइसोटोप्स क्या होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फिनोमेना है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइसोटोप्स जान लीजिए इस बात को कितना कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको, उसमें आपको डेफिनेशन एग्जाम्पल पूछी जाएगी, तो ये आपको आने चाहिए। आइसोटोप्स क्या होता है बेटा? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड द आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मैक्सिमम एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। तो आप कार्बन ले लीजिए या क्लोरीन ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ हाइड्रोजन लिया हुआ, हाइड्रोजन ले लीजिए। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट तरह के एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोर देन वन एटम्स। ये एक ही एटम के फॉर्म में, एक ही तरह के एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है। ये मुख्तलिफ तरह के एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं और इन एटम्स को, उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स बोलते हैं। तो चूंकि ये सेम एलिमेंट का हिस्सा है, इसलिए तमाम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे। क्योंकि बेटा याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बदल जाए ना तो एलिमेंट बदल जाता है। चूंकि ये सारे के सारे एटम सेम एलिमेंट का पार्ट है, इसलिए तमाम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होंगे जितने उस एलिमेंट के होते हैं। जितने हाइड्रोजन के होते हैं उसके आइसोटोप्स के भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। जबकि इन एटम्स में जो आपस में फर्क होता है, फिर वो किस बेस पे होता है? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो फिर फर्क किस बेस पे होगा? इन एटम्स में इनमें फर्क होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बेस पे। इन तमाम के न्यूट्रॉन सेम नहीं होते, ठीक है। तो बच्चों, अगर प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, है ना? आपने पढ़ रखा होगा कि एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन्स की काउंटिंग करने को कहते हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं ये बताते हैं एटॉमिक नंबर। तो जब प्रोटॉन सेम होंगे सब एटम्स के, ठीक है, जो कि आइसोटोप्स के अंदर आए जा रहे हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, है ना? जबकि इन एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, इस वजह से इनका मास नंबर सेम नहीं होगा। क्योंकि मास नंबर टेक्स इनटू अकाउंट नॉट ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट आल्सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स जब डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगे तो मास नंबर बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे भी डिपेंड करना होता है, ठीक है बच्चों। तो इस पूरी चीज को क्या कहेंगे हम लोग? वो तमाम एटम्स जो एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हों, लेकिन उनमें उनका बल्कि यूँ कहना चाहिए, और उनका एटॉमिक नंबर सेम हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम ना हो, जिसकी वजह से उनका मास नंबर सेम नहीं होगा, उन तमाम एटम्स को उस एलिमेंट का आइसोटोप बोलेंगे। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपने पढ़ रखी होगी और वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इनको हम पढ़ते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये तीनों ही हाइड्रोजन हैं, ये तीनों ही हाइड्रोजन हैं, याद रखिएगा। फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि ये जो प्रोटियम वाला हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। जो ड्यूटेरियम वाला है हाइड्रोजन, इसके पास एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। और जो ट्रिटियम वाला हाइड्रोजन होता है, इसके अंदर एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों हाइड्रोजन में जो फर्क है वो प्रोटॉन की बेस पे नहीं है, वो न्यूट्रॉन की बेस पे है, ठीक है। इसलिए हम इन तीनों को हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बोल देंगे, क्योंकि उसकी डेफिनेशन पे ये तीनों पूरे उतर गए, ठीक है। तो ये नाम आपको इस तरह आना चाहिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और अगर हम इन तीनों आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, थ्रू सिंबल रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन हैं, आपको ये समझाते हैं यहाँ पे, ये तीनों हाइड्रोजन हैं, है ना। तो तीनों का सिंबल H होगा, है ना, H से शो करेंगे। और तीनों में एक ही प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर सबका 1 होगा। और अब जरा गौर करिए, हम मास नंबर लगे इनका, तो मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसमें एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई नहीं है, 1 + 0 1। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड करो 2 होगा, एटॉमिक नंबर हम सबका 1 होगा, ठीक है। और ये जो है, इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड करो, टोटल कितने हो गए? 3। तो एटॉमिक मास नंबर होगा 3, ठीक है। तो अब देखो, सबका एटॉमिक नंबर सेम, सबका मास नंबर डिफरेंट, सो दे आर ऑल नथिंग बट द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये था सारा आपका आइसोटोप्स के बारे में। आपको एग्जांपल आनी चाहिए, आप डायग्राम बना सकते हैं साथ में, और आपको डेफिनेशन आनी चाहिए।
दूसरा टॉपिक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फिनोमेना है ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और न्यूक्लियर फिनोमेना मैं क्यों बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर फिनोमेना का मतलब ये है कि इसका लिंक हमारे एटम के पूरे उसके पूरे स्ट्रक्चर के साथ नहीं है, इसका लिंक एटम के सिर्फ न्यूक्लियस के साथ है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो एटम का न्यूक्लियस शो करता है, न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट इसमें उसका कोई लेना देना ही नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है एटम का उसका कोई लेना देना नहीं है इस फिनोमेना के साथ। इसलिए हम कह रहे थे कि एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, प्योर न्यूक्लियर फिनोमेना, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ है उसमें इस चीज के साथ उसका लिंक है, अदरवाइज उसके बाहर वाले किसी चीज का कोई लिंक नहीं है। ये जो टॉपिक है इसमें आपको कंसेप्ट आना चाहिए इसका, ये होता कैसे है, थोड़ी इसकी आपको वाई वाले सवाल आने चाहिए इसके, फिर आपको उसकी डेफिनेशन, इसकी कुछ एग्जांपल आनी चाहिए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जो ये फिनोमेना शो करते हैं, है ना। फिर आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बतानी चाहिए, वहाँ से एमसीक्यू वगैरह आ जाते हैं, और जो रेडिएशन निकलती है इस फिनोमेना के जरिए वो रेडिएशन के नाम और उनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज बतानी चाहिए। ये आपको इस टॉपिक में से सारा कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का कंसेप्ट शुरू करते हैं। कंसेप्ट इसका, इसमें आपको वाई वाले जो सवाल है उनके जवाब मिलेंगे। तो बेटा ऐसा देखा गया है कि अब तक जो है ना हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन्हें पता लगा है कि अब तक कुछ अराउंड 1500 न्यूक्लियाई, डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई उन्हें मालूम पड़े हैं। न्यूक्लियाई का मतलब है न्यूक्लियस की जमा, न्यूक्लियस की जमा को कहते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। मतलब 1500 डिफरेंट तरह के न्यूक्लियस के बारे में हमें पता चला है, ठीक है। 1500 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं और उन एटम्स के फिर 1500 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस हैं, हमें इसके बारे में आइडिया मौजूद है। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, उन 1500 नॉन न्यूक्लियाई में से, नॉन न्यूक्लियस में से सिर्फ 250 प्लस ही कुछ ऐसे हैं, यानी लेस देन 260, सही तरह बोले तो इसको लेस देन 260 कुछ ऐसे हैं जो स्टेबल हैं। स्टेबल से क्या मुराद है? स्टेबल से मुराद है जो रेडिएशंस को एमिट नहीं करते हैं, ठीक है। जो जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में रहते हैं, वो रेडिएशंस को एमिट नहीं करते। तो 1500 में से 1500 में से 260 ऐसे हैं जो सिर्फ स्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल हैं। अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करते हैं? अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने लगी है। दी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर है, 1500 में से 260 को माइनस कर लें, आपको मिल जाएगा वो नंबर। ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं बच्चे, ये स्टेबिलिटी लेने की कोशिश करते हैं। दुनिया में हर चीज़ जब अनस्टेबल होती है बेटा, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, थ्रू सम मैकेनिज्म इट गोज टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, ठीक है। और वो मैकेनिज्म क्या होता है? अपने अंदर से एनर्जी निकाल दो। अनस्टेबल चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि वो हायर एनर्जी स्टेट में होती हैं, तभी वो अनस्टेबल होती हैं। तो स्टेबिलिटी कैसे लेती है? वो अपने अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करती हैं। तो ये जो न्यूक्लियाई है जो अनस्टेबल हैं, ठीक है, जो कि थाउजेंड्स प्लस में हैं, ये भी क्या करते हैं बच्चे? ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और उसमें ये क्या करते हैं? बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज, ये पार्टिकल्स को एंड रेज को अपने अंदर से निकालते हैं और उसके थ्रू स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। ये पार्टिकल्स बेसिकली एनर्जी को शो कर रहे हैं, ये अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहे हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो बाय द एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा एनर्जी और गामा रेडिएशंस, ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेडियोएक्टिविटी। इस अमल को आप कह लीजिए, इस अमल को बोलते हैं रेडियोएक्टिविटी, ठीक है। ये तो हो गया रेडियोएक्टिविटी, ठीक है। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी गेन करेगा बाय एमिटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस। उनके नाम है अल्फा, बीटा, गामा, और सबके मैंने सिंबल भी दे रखे हैं। अल्फा का ये है, बीटा का ये है और गामा का ये है। अच्छा, इसमें एक बात और सुन लो, अल्फा और बीटा लिखा हुआ नहीं है, अल्फा और बीटा। इसका मतलब ये है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है या वो अल्फा रेडिएशंस को निकालेगा, अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करेगा। अल्फा पार्टिकल बोल रहा हूँ तब भी वही मतलब, अल्फा रेडिएशन बोल रहा हूँ तब भी वही मतलब, ठीक है। या वो अल्फा पार्टिकल्स को निकालेगा या वो बीटा पार्टिकल्स को निकालेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों ही निकाल देगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके आगे मैंने क्या लिखा? एंड गामा रेज, एंड गामा रेज मतलब अल्फा के साथ गामा निकल सकता है, बीटा के साथ गामा निकल सकता है, लेकिन अल्फा के साथ बीटा नहीं निकल सकता, ये आपने याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो अल्फा रेडिएशन होती है बच्चों, ये पार्टिकल्स होते हैं, ये कुछ ज़रात होते हैं जो निकल रहे होते हैं, मैंने यहाँ अल्फा पार्टिकल लिखा है, ठीक है। और जो बीटा वाले रेडिएशन होते हैं बेटा, ये भी पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ज़रात होते हैं, कुछ खास किस्म के ज़रात होते हैं जो कि आपके उस अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से निकल रहे होते हैं। जबकि जो गामा है, इसमें मैंने पार्टिकल नहीं लिखा, इसमें मैंने रेज लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये प्योर एनर्जी होती है जो निकल रही होती है, ये कोई ज़रात नहीं होते,
जब गैमा रेडिएशन निकलती है तो वो ज़रात कुछ पार्टिकल्स नहीं होते जो न्यूक्लियस में से निकल रहे होते हैं, बल्कि ये एनर्जी होती है जो निकल रही होती है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे गैमा रेज, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, तो अब तक हमने ये पढ़ा कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ अपने अंदर से पार्टिकल्स और कुछ रेज को निकालते हैं, ठीक है, और इस अमल के जरिए वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इस अमल को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ये जो एमिशन हो रही है डिफरेंट तरह की पार्टिकल्स की और रेज की, ठीक है। अब एक और बात सुनो, ये जो रेडियो एक्टिविटी है बता चुके हैं आपको कि न्यूक्लियर फिनोमेना होता है, ठीक है, और ये फिजिकल कंडीशन से और केमिकल कंडीशन से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता। आप टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, रिएक्शन करवा दो, इससे किसी भी एलिमेंट की जिसके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं उसकी रेडियो एक्टिविटी वाला जो फिनोमेना है वो अफेक्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा आप प्रेशर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, केमिकल रिएक्शन करवा दोगे उस एलिमेंट का तो उससे वो ज़्यादा रेडिएशन स्मिट करना शुरू कर दे या कम शुरू कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस तरह की चीज़ों के साथ। तो दिस फिनोमेना, दिस न्यूक्लियर फिनोमेना, बिकॉज इट इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना, याद रखिए, इट इज नॉट ए केमिकल फिनोमेना और फिजिकल फिनोमेना, इट इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना। और जब न्यूक्लियस में चेंजेस आएंगी, न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आएंगी तब ये इफेक्ट होगा, अदरवाइज ये इफेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगली बात देखिए कि स्टेबिलिटी से क्या मुराद ले रहे हैं। यहाँ पे बताया था आपको हमने कि स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो रेडिएशन को मिट ना करे, है ना। जब अनस्टेबल होगा तो रेडिएशन को मिट करेगा। तो स्टेबिलिटी को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब है बैलेंस, किस में बैलेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द न्यूक्लियस। इसका समझते हैं बेटा। जो आपका एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये हम कोई भी न्यूक्लियस बनाते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ले लिए, हमने एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे के जब सामने आएंगे तो दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और ये रिपेल क्यों कर रहे हैं? ये रिपेल कर रहे हैं एक फोर्स है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के सामने आता है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना। जो कि प्रोटॉन्स दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जब भी एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उस फोर्स को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, सर ओके हो गया। लेकिन अब एक और बात सोचो, अगर ये सिर्फ यही फोर्स यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर हो, अगर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, फिर तो न्यूक्लियस का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। वो इसलिए कि जब ये बहुत पावरफुल फोर्स होती है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है ये बड़ी ताकतवर फोर्स होती है। और अगर सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर यही फोर्स हो तो फिर न्यूक्लियस का जो वजूद है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है बेटा, वही पैरिश हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन नेचर आपको न्यूक्लियस को होल्ड करके दिखाती है। बाय नेचर न्यूक्लियस आपको पता है कि स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इवन अगर वो अनस्टेबल हो तब भी वो अपने आप को किसी न किसी फॉर्म में शो करता ही करता है। तो सर ऑब्वियसली कोई ऐसी फोर्स यहाँ पे जरूर होगी जो इस रिपल्सिव फोर्स को काउंटर कर रही होगी, इसको बैलेंस कर रही होगी। बेटा बिल्कुल ऐसे है, एक फोर्स यहाँ पर और पाई जाती है, उस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बड़ी पावरफुल फोर्स होती है, ठीक है, ये बड़ी पावरफुल फोर्स होती है और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती है, उनको ऐसे पकड़ के रखती है कि वो वहाँ से दूर ना जाए, ठीक है। ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये अट्रैक्टिव होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टीज ये होती है बच्चे कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होती है। मतलब जितना ये प्रोटॉन को अफेक्ट कर रही होती है उतना ही ये न्यूट्रॉन को अफेक्ट कर रही होती है, उतना ही ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अफेक्ट कर रही होती है। मतलब जितनी ये फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान होगी उतनी ही ये फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान होगी और उतनी ही ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान होगी। ये तमाम पार्टिकल्स के दरमियान जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं बच्चों, ये तमाम न्यूक्लियॉन्स के लिए सेम होती है। ये न्यूक्लियॉन्स का चार्ज क्या है, न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन भी आता है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज को ये खातिर में नहीं लाती। चार्ज जो भी हो ये सबको एक जितनी ताकत के साथ आपस में अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करती है। और जब न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि रिपेल कर रही है और नीचे वाली अट्रैक्ट कर रही है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं बच्चों,
उस केस में आपका न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। जब ये बैलेंस नहीं करती तो उस केस में आपका स्टेबल न्यूक्लियस नहीं होता, वो अनस्टेबल होता है। और ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है बच्चे, ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। भला कैसे? रेडियो एक्टिविटी के जरिए। वो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज को एमिट करता है और उसके थ्रू अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आ गया। अब आप ऐसे करें कि आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें जो हमने पढ़ा है अभी, फिर हम आपको आखिरी कुछ क्वेश्चन रह गया वो आपको बताते हैं। कंसेप्ट इसका हो गया, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई ने स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस को निकालना है। इस फिनोमेना को बोलते हैं रेडियोएक्टिविटी। अब इसको नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कब बोलेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा रेडियोएक्टिविटी के बारे में कि रेडियोएक्टिविटी क्या चीज़ होती है। अब हम जा रहे हैं नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। देखो, इमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय एन अनस्टेबल न्यूक्लियस को बोलते हैं हम लोग रेडियोएक्टिविटी। अगर ये रेडिएशन खुद ब खुद निकल रही है उस न्यूक्लियाई के अंदर से, मतलब आपने कुछ नहीं किया उस न्यूक्लियाई के अंदर, वो खुद ही ऐसा बना हुआ ऐसा है, उसकी नेचर ऐसी है कि वो अपने अंदर से रेडिएशंस को खुद ब खुद एमिट कर रहा है, तो फिर उस केस में इस फिनोमेना को बोलेंगे हम लोग नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। ठीक है, एक ऐसी रेडियोएक्टिविटी जो खुद ब खुद हो रही है। ठीक है, आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं जो इस रेडियोएक्टिविटी को शो करते हैं। पहली बात ये समझ लो कि उन एलिमेंट्स को बोलेंगे हम लोग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तमाम एलिमेंट्स जिनके अंदर ऐसे न्यूक्लियाई पाए जाएंगे जो अनस्टेबल है और जो रेडिएशंस को कोज करने का बायस बन रहे हैं, उन्हें बोलेंगे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, अच्छा इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, कार्बन। ये कार्बन का एक खास आइसोटोप लिखा है मैंने यहाँ पे, कार्बन 614। आमतौर पे कार्बन 612 होता है, ये कार्बन 614 है और ये रेडियोएक्टिव कार्बन है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे। फिर देखो इसकी हिस्ट्री क्या है। 1896 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरी बेकर। उन्होंने बाय एक्सीडेंट इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यूरेनियम के कुछ क्रिस्टल्स लिए थे, यूरेनियम के कुछ क्रिस्टल्स हैं, उन्होंने उसको ब्लैक पेपर में रैप किया, एक काले कागज में बंद किया और बंद करके उसको रख दिया और उसके ऊपर उन्होंने एक सिल्वर की फॉइल, सिल्वर की एक फिल्म डाली, ठीक है, शीट सी सिल्वर की, और उसके ऊपर उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट डाली। और उन्होंने कुछ दिनों के बाद जब देखा तो उन्होंने ये देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है ये ब्लैक हो गई है, फोटोग्राफिक प्लेट डार्कन हो गई है, ब्लैक हो गई है। वो बड़े परेशान हुए कि यार ऐसा क्या हो गया कि ये डार्क हो गई, मैंने तो उसको पूरी तरह से बंद किया हुआ था। बाद में जब उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो उसे पता चला कि कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकली हैं इस यूरेनियम क्रिस्टल में से, जिसने जाके फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट किया। और इतनी पावरफुल है ये कि उन्होंने सिल्वर की फॉइल को भी चीर दिया, उसमें से भी पास लगे हुए यहाँ पे चली गई। ठीक है, तो उन्होंने इन रेडिएशंस को कहा कि ये रेडिएशंस निकली हैं उसमें से, और इस फिनोमेना को फिर उन्होंने समझा कि अच्छा ये तो रेडियोएक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि यूरेनियम जो है ना शायद ये कुछ ऐसा एलिमेंट है जो रेडिएशंस को कॉज करता है। बाद में जब इस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता चला कि सिर्फ यूरेनियम अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशंस को निकालते हैं। उसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन थी वो मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पैरी की थी। इन्होंने पोलोनियम और रेडियम नाम के दो मजीद रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, और मैरी क्यूरी की कंट्रीब्यूशन की वजह से जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी नाम पड़ा इस फिनोमेना का वो इनकी वजह से पड़ा। ठीक है, आखिरी चीज़ याद रखिएगा कि जो रेडिएशन है आपको पहले बता चुके हैं हम यहाँ पे, ये 3 तरह की होती हैं। पहले वाले को कहते हैं अल्फा, दूसरे वाले को कहते हैं बीटा और तीसरे वाले को कहते हैं गैमा। जब शुरू में ये डिस्कवर हुई थी और इनकी पता चला था कि ये 3 डिफरेंट तरह की होती हैं, तब इनकी ना प्रॉपर्टीज पता नहीं थी हमें इनकी प्रॉपर्टीज नहीं पता थी कि ये क्या होती हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, गामा रेडिएशंस क्या होती हैं, है ना। तो इसलिए इनको ये 3 ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा, उससे हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया था। आने वाली क्लास में समझेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, बीटा क्या होते हैं, गामा क्या होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में कॉस्मिक और बैकग्राउंड रेडिएशंस के साथ और न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़।